हम लोग आपका पिछले लेक्चर में सिंक्रोनस आपका जनरेटर स्टार्ट किए थे। हमने आपका उसमें कुछ पॉइंट आपका नोट कराए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपका कहा कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हमने कहा कि सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है पॉइंट आपका पढ़े थे कि सिंक्रोनस आपका जनरेटर में आर्मेचर का वाइंडिंग स्टेटर पर होता है और फील्ड का वाइंडिंग आपका रोटर पर होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका पढ़े थे कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर वर्क कैसे करता है। तो हमने कहा कि सिंक्रोनस जनरेटर में मेन आपका कंपोनेंट क्या है, स्टेटर और दूसरा रोटर। और स्टेटर आपका स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेट करता है। ठीक है। रोटर पर आपका फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर पर सॉरी स्टेटर पर आपका आर्मेचर का वाइंडिंग है। जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन आपका कनेक्ट करेंगे और वो एक्साइटेशन क्या होगा, डीसी नेचर का। जब आप एक्साइटेशन कनेक्ट करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग में आपका क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। और आप पढ़ रहे हैं जनरेटर, तो रोटर में आपका क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट आपका कपल्ड होगा। तो आपका रोटर रोटेट करेगा और रोटर पर ही आपका फील्ड का फ्लक्स है जो आपका क्या करेगा, आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा। और आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा तो आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ को हम लोग आपका जो है क्या करेंगे, बाहर आपका विद द हेल्प ऑफ आपका जो है वायर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वायर आपका कलेक्ट कर लेंगे। हमने कहा कि जो ईएमएफ आपका कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका पाथ क्लोज होगा यानी कि लोड कनेक्टेड होगा तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और आपका इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद हम लोग आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका सिंक्रोनस जनरेटर आपका पढ़े थे, जिसमें हमने आपका क्या कहा कि जो आउटर आपका पार्ट है उसको क्या कहते हैं, स्टेटर फ्रेम, जो आपका सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है किसको, आपका आर्मेचर के आपका कोर को, या आपका जो है इसको क्या कह सकते हैं, स्टेटर स्लॉट को, स्टेटर स्लॉट को। उसके बाद हम लोग आपका पढ़े थे स्टेटर का कोर। तो स्टेटर का कोर क्या करता है, स्टेटर के कोर में आपका स्लॉट फॉर्म रहता है, जो आपका स्टेटर का कोर में आपका क्या होता है, स्लॉट आपका फॉर्म रहता है जो जिसमें आर्मेचर का कंडक्टर हाउस्ड रहता है इन प्रॉपर मैनर। आपका किसी भी मैनर में आपका हम लोग नहीं प्लेस करते हैं, प्रॉपर मैनर होता है। नेक्स्ट हमने आपका कहा कि रोटर। रोटर जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर में यूज होता है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका सेलियन पोल टाइप और दूसरा स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। तो सेलियंट पोल टाइप या उसको आप कह सकते हैं प्रोजेक्टिंग पोल टाइप, जिसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हमने कहा सेलियंट पोल टाइप का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, पोल आपका प्रोजेक्टेड है। ठीक है, पोल आपका प्रोजेक्टेड है। तो इसमें जो एक मेन क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो आपसे कहता है कि आपका सेलियंट पोल टाइप रोटर में डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है, जबकि एक्सियल लेंथ आपका स्मॉल होता है। यानी आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ आपका अपना डायमीटर आपका क्या होगा, आर्मेचर होगा, तो ये आपका क्या होता है, एक्सियल लेंथ आपका क्या होता है, ये आपका एक्सियल लेंथ होगा मशीन में। और आपका ये डायमीटर, तो यहाँ डायमीटर आपका क्या होता है, लार्ज, लेकिन एक्सियल लेंथ स्मॉल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आपका पढ़े थे स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर में हमने मेन पॉइंट आपका कहा कि स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर में आपका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल, लेकिन एक्सियल लेंथ लार्ज होता है। एक्सियल लेंथ लार्ज होता है। यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक में आप में किसी को कोई आपका डाउट है? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखिएगा, डैम्पर वाइंडिंग्स। डैम्पर वाइंडिंग्स। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे फिर इसको आपका समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा डैम्पर वाइंडिंग्स में, मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स हैव, most of the alternators have their
पोल शूज, पोल शूज स्लॉटेड, slotted for receiving copper bar, copper bars of a grid। ये जो भी आपका पॉइंट आपको लिखवाया जा रहा है, आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रॉपरली ये सारे पॉइंट आपको समझे हुए होने चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्वेश्चन यस आप लोग, ठीक है। यस। आपको मैं बार बार एक ही चीज आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना होगा तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। और हम प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ लेना नहीं होता है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं और कहीं भी माइंड आपको डाइवर्ट नहीं करना है। आपको जितना थियरी आपको लिखवाया जा रहा है वो इनफ है। किसी भी बुक को पलटने की जरूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये आपका पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप बनाइए। अगर आप जिस एग्जाम को टारगेट करते हैं उसका पेपर आपको नहीं है तो आप एसएससी जेई का पेपर आपका जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आपका क्या है, उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस आपको देना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर आपका जो है प्रैक्टिस होगा, उतना ही आप रिजल्ट के नजदीक होंगे। और ये जो आपका सिलेबस है इस एग्जाम का वो बहुत परफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते इफ एंड बट कि हम इंजीनियर है और हमसे आपका जो है हिस्ट्री क्यों पूछा जा रहा है। यहाँ आपका इस पेपर में ऐसा नहीं होने वाला। टोटल के टोटल आपको टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल आप उससे कंप्लीटली पहले से अवेयर हैं। ठीक है। तो आपका काम है कि आप जितना डिवोटेड होकर आप क्वेश्चन आप बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के साथ आप एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों का ध्यान आपको रखना है। गलत आपको एक भी क्वेश्चन टिक नहीं लगाना है। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, तो अंदाज से आप नहीं लगाएंगे कि ये हो सकता है। अदरवाइज अंदाज से लगाया हुआ हर आंसर आपका गलत होता है। अगर आपको जो है अपने पर आपका वो है तो एक पेपर आप देख कर देखिएगा और उसमें आप काउंट करिएगा कि रिजल्ट आपका जब मिलाइएगा तो जब आपका जो अंदाज से लगाएंगे वो मोस्टली आपका क्या होता है, गलत होता है। ठीक है। तो जो आपको पता होगा उसी पर आपका टिक लगाएंगे, जो नहीं होगा उस पर नहीं लगाएंगे। आपका पॉइंट लिखेगा। हम लोग फर्स्ट पॉइंट आपका लिख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स हैव देयर पोल शूज slotted for receiving copper bars of a grid और डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा, मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स हैव देयर पोल शूज slotted for receiving copper bars of a grid or winding damper winding also known also known as a squirrel case winding। हमने आपका क्या कहा कि most of the alternators have their pole shoes slotted for receiving copper bar। और जो कॉपर बार आपका पोल शू के स्लॉट में लगा रहता है उसको डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। जैसे हम लोग आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर आपका देखे थे, तो हमने यहाँ पर आपका ये जो आपका हमने आपका ये पोल शू में ये जो आपका प्लेस किए हैं, ये आपका क्या है, डैम्पर वाइंडिंग। ये आपका क्या है, डैम्पर वाइंडिंग। जबकि ये आपका क्या है, फील्ड का आपका वाइंडिंग। ये आपका क्या है, फील्ड का वाइंडिंग। ठीक है। तो पोल के शू में आपका क्या होता है, जो वाइंडिंग प्लेस होता है उसको हम लोग आपका कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, डैम्पर वाइंडिंग्स आर यूजफुल, damper windings damper windings are useful in preventing
द हंटिंग, हंटिंग मतलब मोमेंट्री स्पीड फ्लक्चुएशन, मोमेंट्री स्पीड फ्लक्चुएशन। हमने आपका क्या कहा, डैम्पर वाइंडिंग्स आर यूजफुल इन प्रिवेंटिंग हंटिंग, मतलब मोमेंट्री स्पीड फ्लक्चुएशन। अगर लोड आपका वेरी होगा तो क्या होगा, स्पीड में चेंज आपका ऐसे सिंक्रोनस मशीन में चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका स्लाइटली आपका क्या होता है, चेंजेस आपका होता है। ठीक है, तो आपका डैम्पर वाइंडिंग हम लोग आपका यूज करते हैं टू प्रिवेंट हंटिंग, यानी मोमेंट्री स्पीड फ्लक्चुएशंस ऑफ द मशीन। हमने कहा डैम्पर वाइंडिंग्स आर यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द हंटिंग इन अल्टरनेटर्स, इन अल्टरनेटर्स एंड आर needed in synchronous motors, synchronous motors to provide a starting torque, to provide a starting torque। हमने आपका कहा डैम्पर वाइंडिंग का यूज अल्टरनेटर में होता है टू प्रिवेंट हंटिंग, एंड आपका सिंक्रोनस मोटर मोटर में डैम्पिंग टॉर्क आपका क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस, अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस, अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशंस डैम्पर वाइंडिंग्स, damper windings does not carry, does not carry any current because rotor runs at, rotor runs at synchronous speed, synchronous speed। हमने क्या कहा कि अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन डैम्पर वाइंडिंग्स डज नॉट कैरी एनी करंट बिकॉज रोटर रन्स एट आपका सिंक्रोनस स्पीड। जब आपका मशीन नॉर्मल आपका जो है रनिंग कंडीशन में होगा तो उस केस में डैम्पर वाइंडिंग में आपका किसी तरह के करंट आपका फ्लो नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, द डैम्पर वाइंडिंग ऑल्सो टेंड्स, द डैम्पर वाइंडिंग, the damper winding also tends to maintain, maintain balanced, balanced three phase voltage, balanced three phase voltage under unbalanced load condition, unbalanced load conditions। हमने आपका क्या कहा कि डैम्पर वाइंडिंग ऑल्सो टेंड्स टू मेंटेन बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज अंडर अनबैलेंस कंडीशन। आपका अनबैलेंस के केस में डैम्पर वाइंडिंग आपका क्या होता है, बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखेगा स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, सर एसपी। लास्ट वाला स्लाइड सर। ठीक है, हमने कहा डैम्पर वाइंडिंग ऑल्सो यूज टू मेंटेन बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज अंडर अनबैलेंस्ड कंडीशंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखिएगा स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी।
नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन अगर आप लिखें तो क्या होता है, P/2, P/2। और आपका स्पीड ऑफ आपका रोटेशन अगर आप लिखें तो ये होता है 120 F/P, 120 F/P, जहां NS को हम लोग आपका क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पीड। ये आपका क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। और सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और F आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड EMF, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड EMF। हमने आपका क्या कहा कि स्पीड ऑफ आपका जो है रोटेशन ऑफ आपका रोटर इन सिंक्रोनस जनरेटर NS इक्वल टू क्या होगा, 120 F/P, जहां F आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड EMF होगा, NS आपका जो है सिंक्रोनस स्पीड होगा, और P आपका होगा नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। अब आपका जो है यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा सिंक्रोनस स्पीड इंटू आपका पोल अपॉन 120, 120। हम लोग आपका क्या किए हैं, ये आपका एक रोटर हमने बनाया है, और रोटर पर ये आपका क्या है, पोल है। अगर आप लिखेंगे तो ये आपका साउथ, नॉर्थ, साउथ हमने आपका जो है सिर्फ आपका मार्क कर लिया है, हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आप लिखिएगा कि आपका इस पोल के आपका जो है एक्रॉस जो आपका आर्मेचर का कंडक्टर होगा, वहां पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम। यानी अगर आपका कंडक्टर एट एक्स पर होगा, कंडक्टर
आपका एट एक्स, एक्स conductor at x has maximum induced EMF. Conductor at x has maximum induced EMF. Induced EMF. Due to maximum flux density, due to maximum flux density, maximum flux density, but the direction of the EMF, but the direction of the EMF when conductor when conductor when conductor is over a north pole is opposite to that when it is over साउथ पोल। हमने आपका क्या कहा कि कंडक्टर एट एक्स हैज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू फ्लक्स डेंसिटी आपका मैक्सिमम, बट द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ व्हेन कंडक्टर इज ओवर अ नॉर्थ पोल इज ऑपोजिट टू दैट व्हेन इट इज ओवर साउथ पोल। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका रोटर क्या रहता है, आपका सेंटर में रहता है, ठीक है। उसके आपका जो है ऊपर आपका क्या है, स्टेटर का स्लॉट जिसमें आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड है, जिसमें आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड है। हमने आपका ये आपका जो है हम लोग देखे थे कि ये आपका क्या है, ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है। हमने कहा कि ये आपका आउटर फ्रेम और ये स्टेटर का कोर जिसमें आपका स्लॉट में आपका जो है और स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड है। जब ये आपका फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर इस पर जो फील्ड वाइंडिंग आपका होगा ये एक्साइट होगा तो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा। हमने कहा कि जो आपका पोल के आपका जो है अक्रॉस आर्मेचर का कंडक्टर होगा वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड भी मैक्सिमम होगा। और आप जानते हैं आपका कंडक्टर नॉर्थ से साउथ और फिर आपका साउथ से नॉर्थ आपका जाता है तो आपका डायरेक्शन ऑफ आपका जो है ईएमएफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अगर आपका जो है नॉर्थ से, अगर आर्मेचर का कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ मूव करता है तो उसमें एक डायरेक्शन में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन वही कंडक्टर आपका जो है अगर आपका जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका पास होता है तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि आर्मेचर का कंडक्टर आपका जो है अक्रॉस द पोल होगा, उस केस में आपका आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। और यहां पर आर्मेचर का कंडक्टर तो रोटेट नहीं कर रहा है लेकिन पोल आपका रोटेट कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर आपका है, ठीक है। ये कंडक्टर आपका जो है आपका रोटर रोटेट कर रहा है, तो रोटर जब आपका रोटेट करेगा तो ये आपका क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रहा है। तो ये जब आपका रोटेट करेगा तो एक बार नॉर्थ और फिर साउथ, साउथ से फिर नॉर्थ, क्योंकि आपका क्या है अल्टरनेट पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर के कंडक्टर में वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा, यानी आपका अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहां पर हमने कहा कि जो आपका आर्मेचर का कंडक्टर पोल के अक्रॉस होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका मैक्सिमम होगा, लेकिन जो आपका जो है इंटरपोलर का आपका यानी कि दो पोल के बीच में जो आपका कंडक्टर होगा उसमें जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होगा वह एज कंपेयर टू एक्स आपका क्या होता है, लेस होता है। मतलब अगर कंडक्टर एट ए, कंडक्टर
एट ए, ये, और एट इंटरपोलर गैप, इंटरपोलर गैप, इसको आपका क्या कहते हैं, इंटरपोलर गैप, इंटरपोलर गैप। हमने कहा कंडक्टर एट ए और एट इंटरपोलर एयर गैप पर अगर होगा तो मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी होगा गिव्स मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी गिव्स मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब ये आपका क्या होगा, रिपीटेड होगा, यहाँ पर हमें लिखने की कोई जरूरत आपका नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका पोल के अक्रॉस जो कंडक्टर होगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमने आपका क्या कहा कि जो आपका आर्मेचर का कंडक्टर पोल के अक्रॉस होगा उस केस में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स का लिंकिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपका जो है इंटरपोलर रीजियन में आप देखेंगे तो फ्लक्स का लिंकिंग आपका मिनिमम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी मिनिमम होगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जो आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है आपका क्या होगा, जब उस आर्मेचर के कंडक्टर से आपका नॉर्थ से साउथ, आपका साउथ से नॉर्थ आपका पोल पास करेगा तो उसमें आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका चेंज होगा। और हम लोग आपका पढ़े थे कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एक पॉइंट यहां पर आप लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is given by Fleming's right hand rule. And rule, Fleming's right hand rule. तो राइट हैंड में आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, फोर फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, जब आप राइट हैंड आप लेंगे तो राइट हैंड में आपका जो है तीनों फिंगर को, मिडिल, थंब और फोर फिंगर तीनों को आपका क्या है, परपेंडिकुलरली अगर आपका जो है अरेंज करते हैं तो उसमें आपका जो है थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको बताता है, थंब आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फोर फिंगर आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर आपका,
ये आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ करेंट। करेंट, ठीक है। हमने आपका क्या कहा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको क्या देगा, डायरेक्शन किसका, ईएमएफ आपका मोशन का, करंट का, ठीक है, और आपका फ्लक्स प्रोड्यूस का। जिसमें हमने कहा कि आपका थंब आपको क्या बताएगा, मोशन, ये आपका मोशन, फोर फिंगर आपको क्या बताएगा, फ्लक्स, ये आपको बता रहा है फ्लक्स, और ये आपका मिडिल फिंगर जो है आपको बताएगा करेंट का डायरेक्शन। अगर आप इसको आपका जो है ट्रिक से याद करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मदर, फादर और ये चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, लिखिएगा, द टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स, द टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, the two types of armature windings most commonly used, most commonly used for three phase alternators alternators are, फर्स्ट में आप लिखिएगा सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग। सेकेंड में आपका लिखिएगा डबल लेयर वाइंडिंग। हमने आपका कहा कि the two types of armature windings most commonly used for थ्री फेज वाइंडिंग, और आर्मेचर का वाइंडिंग कहां पर प्लेस्ड होता है, स्टेटर वाइंडिंग कहां पर प्लेस्ड होता है, स्टेशनरी एलिमेंट। यानी आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका स्टेटर के स्लॉट में, स्टेटर के स्लॉट में। तो हमने कहा कि जो स्टेटर के स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस होता है वो दो तरह से आपका प्लेस होता है, एक आपका हमने कहा सिंगल लेयर में और दूसरा डबल लेयर में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसमें आपका लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, it is referred to, it is referred to as concentric, concentric और chain winding, chain winding। हमने आपका क्या कहा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग को हम लोग आपका चेन वाइंडिंग या आपका कंसंट्रेट आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ सिंपल बार टाइप, इट इज ऑफ सिंपल बार टाइप, बार टाइप और वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में इट इज रेफर टू एज कंसेंट्रिक और चेन वाइंडिंग, इट इज ऑफ सिंपल बार टाइप और
वेव वाइंडिंग। अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ आपका आर्मेचर कंडक्टर्स आपका कुछ इस तरह से होगा तो ये आपका क्या होता है, वेव वाइंडिंग। ये आपका क्या होगा, वेव वाइंडिंग। ये आपका वाइंडिंग आपका कैसे हम लोग करते हैं, ये डीसी में हम लोग आपका जो है पार्ट में डिटेल पढ़ना है, और यहाँ पर आपका इसका यूज भी नहीं होता। एसी में आपका इस पर बेस्ड एक दो आपका पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। तो आपका एसी का डीसी का पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपका वहां पर आपका इसके कुछ टर्म होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये समझ लीजिए, हमने आपका क्या कहा कि आपका आर्मेचर का कंडक्टर जो आर्मेचर के स्लॉट में आपका प्लेस्ड होता है, अगर आपका उसका अरेंजमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आर्मेचर के कंडक्टर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से अगर होता है तो उस केस में हम लोग इस अरेंजमेंट को आपका क्या कह रहे हैं, कहते हैं वेव आपका कनेक्शन। और कोई भी आपका वाइंडिंग हो, चाहे आपका लैप हो या वेव हो, वाइंडिंग आपका दो तरह से होता है, एक आपका लैप कनेक्शन और दूसरा वेव कनेक्शन। आपका क्या होगा, किसी भी क्वाइल में दो आपका साइड होते हैं, तो एक आपका ये साइड होगा और दूसरा साइड ये होगा, ठीक है। और आपका हर क्वाइल में दो आपका जो है इंड कनेक्शन होता है, ठीक है। हर आपका क्वाइल का क्या होगा, दो इंड कनेक्शन होगा। तो बस आपको सिंपली ये समझ लेना है, हमने कहा कि अगर आपका वाइंडिंग का अरेंजमेंट कुछ इस फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वेव वाइंडिंग। ये आपका क्या होता है, वेव वाइंडिंग, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एक पॉइंट आप लिखिएगा, फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर आपका वाइंडिंग क्या हो, सिंगल लेयर होगा, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल के, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स के। हमने क्या कहा कि अगर आप वाइंडिंग का अरेंजमेंट सिंगल लेयर में करते हैं तो उस मशीन में जो नंबर ऑफ आपका स्लॉट किस में, आर्मेचर में होगा, यानी आपका आर्मेचर की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब स्टेटर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर आपका क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे टू लेयर वाइंडिंग, टू लेयर वाइंडिंग। टू लेयर वाइंडिंग, इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, दिस वाइंडिंग इज आइदर, दिस वाइंडिंग इज आइदर वेव वाउंड, वेव वाउंड टाइप और लैप वाउंड टाइप, लैप वाउंड टाइप। हमने आपका क्या कहा कि टू लेयर वाइंडिंग जो है आइदर लैप वाइंडिंग भी हो सकता है या वेव वाइंडिंग भी हो सकता है। तो लैप वाइंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ आपका कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इन आपका आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर स्लॉट्स कुछ अगर आपका इस तरह से होगा, और हमने आपका क्या कहा कि ये आपका एक क्वाइल है, ठीक है, जिसमें आपका सिंगल टर्न है, सिंगल आपका टर्न है, ठीक है। और एक टर्न में दो आपका कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। आगे हम लोग इसको आपका समझेंगे, सिर्फ यहाँ पर बेसिक कुछ पॉइंट हमें समझना है। हमने कहा कि अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ आपका कंडक्टर इन आर्मेचर स्लॉट्स आपका कुछ इस फॉर्म में होगा, तो ये जो आपका अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं लैप आपका वाइंडिंग या लैप कनेक्शन, लैप कनेक्शन। और वेव हम लोग आपका देख चुके हैं कि अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ अ कंडक्टर आपका कुछ इस तरह से आपका होता है, अरेंजमेंट ऑफ आपका कंडक्टर
कुछ इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग आपका कहते हैं वेव आपका वाइंडिंग। ये आपका है वेव वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा कि इन आपका जो है डबल लेयर वाइंडिंग या आपका जो है टू लेयर वाइंडिंग, दिस वाइंडिंग इज आइदर वेव आपका वाउंड टाइप और लैप वाउंड टाइप। हमने आपका क्या कहा कि अगर आर्मेचर के कंडक्टर का अरेंजमेंट आपका स्टेटर के स्लॉट में कुछ इस फॉर्म में आपका होगा, अब वाइंडिंग आपका सिंगल टर्न मल्टी टर्न हो सकता है, जो आगे हम लोग आपका समझेंगे। तो आपका लैप होगा, अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा तो ये आपका वेव वाइंडिंग होगा। इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, हम लोग अगर आपका जो है आपका जो है टू लेयर आपका वाइंडिंग होगा, तो इस केस में आपका फॉर टू लेयर वाइंडिंग, फॉर टू लेयर वाइंडिंग, नंबर ऑफ आपका स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, ये आपका इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉइल्स के, नंबर ऑफ कॉइल्स के, नंबर ऑफ कॉइल्स के। दैट इज आप ये कह सकते हैं, दैट इज each slot contains, each slots contain two coil sides, two coil sides, two coil sides, one at, one at bottom of the slot, slot, and the other at the top, at the top। हमने आपका क्या कहा, इन टू लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स आपका क्या होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉइल के, नंबर ऑफ कॉइल के। मतलब इसका क्या होगा कि ईच स्टेटर स्लॉट में इन टू लेयर वाइंडिंग में दो कॉइल के साइड होंगे, और हमने कहा चाहे कॉइल आपका सिंगल लेयर होगा या आपका जो है डबल लेयर या आपका जो है मल्टी टर्न होगा, उस केस में आपका किसी भी कॉइल का दो साइड होंगे, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आगे हम लोग आपका वाइंडिंग को डिटेल आपका पढ़ेंगे। तो हमने आपका कहा कि अगर आपका डबल लेयर आपका वाइंडिंग होगा तो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स क्या होगा, नंबर ऑफ क्वाइल के बराबर होगा, नंबर ऑफ क्वाइल के बराबर होगा। कुछ टर्म आपका हम लोग रिलेटेड आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे, लिखिएगा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू आर्मेचर वाइंडिंग, basic terms related to armature winding। Related to armature winding, basic terms related to armature winding। इसमें आपका
हम लोग आपका कहे कि जो आर्मेचर के स्लॉट में जो कंडक्टर होगा उसका अरेंजमेंट आइदर लैप कनेक्शन या वेव कनेक्शन में आपका होगा, और जो आर्मेचर का कंडक्टर आपका प्लेस होगा वो आइदर आपका सिंगल टर्न, मल्टी टर्न या आपका वाइंडिंग में होगा। ठीक है, सिंगल टर्न का मतलब हमने आपका कहा चाहे क्वाइल आपका आपका जो है मल्टी टर्न का हो या आपका सिंगल टर्न का, क्वाइल का साइड क्या होगा, दो होंगे, एक आपका ये और दूसरा ये आपका एक साइड है और ये एक दूसरा साइड है। ठीक है, ये आपका दूसरा साइड है। आपका जो स्लॉट में आपका प्लेस्ड होगा वो आपका क्या होगा, एक क्वाइल का या एक टर्न का एक ही साइड एक स्लॉट में प्लेस होता है और दूसरा साइड आपका दूसरे स्लॉट में प्लेस करता होता है। ठीक है, दूसरा साइड दूसरे स्लॉट में प्लेस्ड होता है। हमने यहाँ पर कहा कि अगर आपका क्वाइल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्न होगा तो उसको सिंगल टर्न कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो उसको मल्टी टर्न आपका कहेंगे। ठीक है, और मल्टी टर्न आपका क्वाइल अगर आपका कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, वाइंडिंग कहते हैं। उसको आपका क्या कहते हैं, वाइंडिंग है। तो ये आपका क्या है, लैप वाइंडिंग को हमने आपका सिंगल, मल्टी और आपका वाइंडिंग के टर्म में लिखा है, जहां पर हमने कहा कि एस आपका क्या बताएगा, स्टार्ट पॉइंट और बिगिनिंग ऑफ द टर्न, और एफ आपका क्या बताएगा, फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा एस आपका क्या होगा, स्टार्ट, और मतलब बिगिनिंग ऑफ टर्न, बिगिनिंग ऑफ टर्न, और एफ आपका होगा फिनिश, फिनिश यानी एंड ऑफ टर्न, एंड ऑफ टर्न, एंड ऑफ टर्न। यहां पर कुछ पॉइंट आपका लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लिखेगा फर्स्ट पॉइंट में, वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स। सेकेंड आप लिखेगा, coil is formed by connecting, coil is formed by connecting several turns, several turns in series। हमने आपका क्या कहा, एक टर्न में दो कंडक्टर होता है। ये काउंट कैसे करते हैं, तो देखिए ये आपका एक साइड होता है और ये दूसरा साइड होता है, तो इसको एक कंडक्टर, ये दूसरे को दूसरा आपका कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। सेकेंड हमने क्वाइल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स इन सीरीज। तो आप देखिए ये आपका क्या है, मल्टी टर्न, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, मल्टी टर्न क्वाइल, ये आपका सिंगल टर्न क्वाइल है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये आपका मल्टी टर्न आपका क्वाइल है, जिसमें आपका क्या है, तीन सिंगल टर्न को सीरीज में आपका अरेंज किए हैं, तो आपको क्या बन रहा है, मल्टी टर्न। तो हमने यहां पर कहा क्वाइल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स इन सीरीज। नेक्स्ट आप लिखिएगा वाइंडिंग इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल क्वाइल्स, वाइंडिंग इज फॉर्म्ड by connecting, by connecting several coils, several coils in series। हमने आपका क्या कहा, वाइंडिंग आपका जो है फॉर्म होता है बाय कनेक्टिंग सेवरल क्वाइल्स इन सीरीज। तो यहां पर आप देख लीजिए ये एक आपका क्वाइल है, ये एक आपका दूसरा क्वाइल है, इस दोनों को आपका जो है पहले क्वाइल का फिनिशिंग दूसरे क्वाइल के स्टार्ट से आपका कनेक्ट किए हैं, तो ये आपका क्या है, सीरीज का कनेक्शन है। ये आपका क्या है, सीरीज कनेक्शन है। यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज।
अच्छा, आप में से किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? आप में से किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नो सर। थीटा इलेक्ट्रिकल आप लिखेगा। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल आपका होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। जहां पर आप लिखेगा थीटा इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। और एंगुलर मेजर, मेजर एंगुलर मेजर इन साइकिल। और थीटा मैकेनिकल आप लिखिएगा मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री और एंगुलर मेजर इन स्पेस, इन स्पेस। हमने आपका कहा कि एक आपका जो है एक रिवॉल्यूशन जब आपका होगा तो एक रिवॉल्यूशन में थीटा मैकेनिकल कितना होगा? जब आपका रोटर आपका 1 रिवॉल्यूशन आपका कवर करेगा तो मैकेनिकल आपका डिग्री कितना होगा? 360। 360। ये आपका क्या होगा? ऑलवेज होगा, ये तो चेंज होगा नहीं ना। ये आपका क्या होगा? 360 डिग्री। लेकिन आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है? चेंज होता है। और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है? आप जानते हैं कि दो एडजेसेंट पोल के बीच जो आपका एंगल होता है वह 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। ऑलवेज क्या होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन, एंगुलर डिस्टेंस between the center of two adjacent poles, between the center of two adjacent poles, two adjacent poles on a machine, on a machine is known as pole pitch, pole pitch और पोल स्पान, पोल स्पान। और पोल पिच आपका जो है ऑलवेज 1 पोल पिच इक्वल टू होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हमने क्या कहा? द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल। जैसे हम लोग आपका जो मशीन आपका ड्रॉ किए थे उसमें हमने क्या कहा कि दो एडजेसेंट पोल के बीच जो आपका डिस्टेंस होगा, जैसे ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ का निकालिए या यहाँ से यहाँ का आप निकालेंगे तो यहाँ जो एंगुलर डिस्टेंस आपका जो होगा वह आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा ऑलवेज, चाहे मशीन में आपका नंबर ऑफ पोल्स कुछ भी हो, नंबर ऑफ पोल्स क्या हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमने आपका क्या कहा कि आपका 1 पोल पिच का मतलब आपका हमने क्या कहा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यानी दो एडजेसेंट पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं पोल पिच और पोल स्पेन। पोल पिच का वैल्यू आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऑलवेज होगा। इफ आपका जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि उस मशीन में नंबर ऑफ पोल कितना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, a pole pitch is always, a pole pitch is always 180 degree electrical. A pole pitch is always 180 degree electrical regardless of the
number of poles on the machine. हमने आपका कहा पोल पिच ऑलवेज आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उस मशीन में आपका नंबर ऑफ आपका पोल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, लिखेगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग, इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, द टू साइड्स ऑफ अ क्वाइल, द टू साइड्स of a coil are placed in two slots, on the stator surface, on the stator surface, on the stator surface. The distance between the two, the distance between the two sides, the distance between the two sides of coil is called coil pitch. coil pitch. हमने आपका क्या कहा कि दो आपका क्या होगा, कोई भी कॉइल हो, चाहे वो सिंगल टर्न हो या मल्टी टर्न, उसके साइड क्या होंगे दो, और दोनों साइड आपका दो स्लॉट आपका डिफरेंट स्लॉट में आपका प्लेस्ड होता है। हमने कहा दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉइल पिच। कॉइल पिच। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, if the coil pitch is equal, if the coil pitch is equal to one pole pitch, one pole pitch, if the coil pitch is equal to one pole pitch, मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हमने कहा if the coil pitch is equal to one pole pitch, it is called full pitch coil. It is called full pitch coil. फुल पिच्ड कॉइल। हमने क्या कहा, अगर आपका कॉइल का पिच आपका इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, तो उस केस में उस कॉइल को हम लोग कहेंगे फुल पिच्ड कॉइल। मतलब किसी कॉइल का पहला साइड आपका क्या हो, किसी पोल के आपका जो है पास हो, और दूसरा साइड भी आपका जो है किसी पोल के अक्रॉस होगा, तो उस केस में उस कॉइल का जो वाइंडिंग होगा उसको हम लोग कहेंगे फुल पिच्ड कॉइल। फुल पिच्ड कॉइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if the coil pitch is less than one pole pitch, the coil is called short pitch coil, और fractional pitch coil। हमने क्या कहा कि अगर कॉइल का पिच जो है वह लेस देन होगा वन पोल पिच से, यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से, तो उस केस में उस कॉइल को हम लोग आपका कहते हैं शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच
क्वाइल मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमने आपका कहा कि आपका क्या है, एक क्वाइल है। हमने कहा चाहे क्वाइल वो आपका सिंगल टर्न हो या मल्टी टर्न, अगर क्वाइल का साइड आपका हम लोग जानते हैं तो एडजेसेंट पोल के बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी क्वाइल का पहला साइड एक पोल के आपका जो है आपका एक्रॉस हो और दूसरा दूसरे पोल के एक्रॉस हो को होगा, तो उस केस में उस आपका दोनों साइड के बीच जो आपका क्वाइल पिच होगा वह इक्वल टू होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, और उस केस में उस क्वाइल को हम लोग कहेंगे फुल पिच्ड क्वाइल। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर आपका जो है क्वाइल आपका क्या है, पहला आपका जो है साइड एक आपका पोल पर है और दूसरा साइड आपका दूसरे पोल से पहले जो है, जो हमने आपका ये रेड कलर से आपका जो है शो किया है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है पहले साइड और दूसरे साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपका वन पोल पिच से आपका यानी 180 डिग्री से कम है। उस केस में ये जो आपका क्वाइल है, मतलब इसको अगर मैं ये आपका कहूं कि ये जो आपका क्वाइल होगा, ये आपका क्वाइल क्या होगा, शॉर्ट पिच्ड क्वाइल। ये आपका क्या होगा, शॉर्ट पिच्ड क्वाइल। ये आपका शॉर्ट पिच्ड क्वाइल। यहां तक क्लियर है? ये आपका क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखेगा एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच्ड क्वाइल्स। एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच्ड क्वाइल्स। Advantages of using short pitched coils। आप इसमें लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, shortens the ends, shortens the ends of winding, of winding, shortens the end of winding,
therefore, 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 shortens the ends of the winding. Therefore, there is a saving of conductor material. There is a saving of conductor material. हमने आपका क्या कहा कि अगर आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर आप यूज करते हैं तो उसके क्या आपका एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट हमने कहा कि अगर आपका वाइंडिंग शॉर्ट पिच होगा तो कंडक्टर का क्या होगा, सेविंग होगा, क्योंकि आपका लेंथ ऑफ आपका कंडक्टर रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड आप लिखिएगा रिड्यूसेज इफेक्ट ऑफ, reduces effect of distorting harmonics, reduces effect of distorting harmonics, and thus waveform of induced voltage is improved and making it approach a sine wave, हमने आपका क्या कहा सेकेंड कि अगर आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग आपका यूज करते हैं तो उस केस में आपका डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स आपका रिड्यूस होता है, और जब आपका डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स आपका रिड्यूस करेगा तो जो आपका ईएमएफ आर्मेचर के कंडक्टर में आपका जो इंड्यूस्ड हो रहा है वह आपका अप्रोच करेगा प्योर साइनोसॉइडल वेव को, प्योर आपका साइनोसॉइडल वेव को। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स एडी करंट and hysteresis losses, hysteresis losses are reduced, thereby increasing the efficiency, हमने क्या कहा कि ड्यू टू इलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेज आर रिड्यूस्ड। अगर आपका एडी आपका करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेज रिड्यूस होगा तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन आपका आउटपुट प्लस लॉसेज, और लॉसेज आपका रिड्यूस होगा तो इफिशियंसी इंक्रीज करेगा, एक आपका डिसएडवांटेजेस है ये आप लिख लीजिएगा, बट the disadvantage of using short pitched coils is that the total voltage around the coil
is reduced, is reduced। यहां तक सभी का क्लियर है? यहां Yes, तक sir. सभी ठीक है? इसके आगे हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप में किसी को यहां तक में डाउट है? No, sir. ठीक है, ठीक है, थैंक यू।